नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में पावर का बैलेंस कैसे बदला है ना। और इस कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी लेंगे, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। तो सवाल सीधा सा है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब दुनिया चला कौन रहा है? देखिए, जब सोवियत यूनियन टूटा तो वो जो दो सुपर पावर्स वाली दुनिया थी वो तो खत्म हो गई, और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब ग्लोबल स्टेज पर बॉस कौन होगा? देखिए, हुआ ये कि दुनिया एक बाइपोलर सिस्टम से, मतलब जहां सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन दो मेन पोल्स थे, एक मल्टीपोलर सिस्टम में शिफ्ट हो गई। अब ये सिर्फ मैप पर लकीरें बदलने जैसा नहीं था, नहीं, ये तो ऐसा था मानो पावर के पूरे खेल के नियम ही दोबारा लिख दिए गए हों। इस नई दुनिया में ताकत किसी एक या दो के हाथ में नहीं, बल्कि कई अलग अलग सेंटर्स में बंट गई। और जानते हैं, इसी बदलाव ने नए पावर सेंटर्स के लिए जगह बना दी। जब एक सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन सीन से हटा तो एक तरह का पावर वैक्यूम बना। इससे दूसरे देशों और रीजनल ग्रुप्स को ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है यूरोपीय संघ। तो चलिए अब सीधा यूरोप की कहानी में चलते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक ऐसा महाद्वीप जो लगभग राख हो चुका था, एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर चल पड़ा। जरा सोचकर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ है। पूरा का पूरा यूरोप खंडहर में तब्दील हो चुका है। इकोनॉमीज तबाह हो चुकी हैं और सदियों पुरानी दुश्मनियां वो तो जैसे और भी गहरी हो गई हैं। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो सिर्फ बिल्डिंगों और शहरों से ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग से भी टूट चुका था। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी। इसकी शुरुआत हुई 1948 में अमेरिका के मार्शल प्लान से, फिर 1957 में एक कॉमन मार्केट बना, और आखिर में जाके 1992 में maastricht ट्रीटी के साथ यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। और फिर 2002 में जब यूरो आया तो ये इंटीग्रेशन और भी ज्यादा पक्का हो गया। और इस इंटीग्रेशन का एक सबसे जबरदस्त उदाहरण है शेंगेन एरिया। मतलब सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हों। बस फर्क इतना है कि आप असल में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पासपोर्ट चेक के। और ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, इसने ट्रेड और काम के लिए लोगों की मूवमेंट को इतना आसान बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं। तो अब असली सवाल पर आते हैं, आज की तारीख में ये यूनियन असल में कितना पावरफुल है? चलिए जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। यही सवाल तो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। क्या ईयू वाकई अमेरिका को टक्कर दे सकता है? चलिए आंकड़े क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। 2024 में यूरोपीय संघ की टोटल जीडीपी $19 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। यह आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनाता है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। और जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि जब बात वर्ल्ड ट्रेड की आती है तो ईयू का हिस्सा अमेरिका और चीन दोनों से ज्यादा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देता है। लेकिन देखिए, ईयू की ताकत सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी पॉलिटिकल पावर को देखिए। फ्रांस के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। मिलिट्री के लिहाज से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंबाइंड आर्मी है। और हाँ, फ्रांस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसे एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त देती है जो पूरे ब्लॉक के काम आती है। पर शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सॉफ्ट पावर, मतलब इसकी कल्चर, इसकी डिप्लोमेसी और दुनिया भर के मुद्दों पर बातचीत के जरिए असर डालने की इसकी जबरदस्त क्षमता। लेकिन यहां एक पेंच है, तस्वीर पूरी तरह से गुलाबी नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कई बड़ी चुनौतियां और गहरे मतभेद हैं जो इसकी ताकत को कहीं ना कहीं कम करते हैं। और इन चुनौतियों को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, यूरोस्केप्टिसिज्म। ये क्या है? ये बेसिकली उन लोगों की सोच है जो ईयू के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनके अपने देश की आजादी, उनकी सॉवरेनिटी को खतरा है। और इसके हमें ठोस उदाहरण भी दिखते हैं। ब्रिटेन, वो तो यूनियन छोड़ के ही चला गया, जिसे हम ब्रेक्सिट कहते हैं, लेकिन उससे पहले भी उसने कभी यूरो को नहीं अपनाया था। इसी तरह डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने भी रेफरेंडम करके यूरो को अपनाने से साफ मना कर दिया। तो ये दिखाता है कि सारे मेंबर देश और ज्यादा इंटीग्रेशन के हक में नहीं। और शायद यूयू की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी फॉरेन पॉलिसी, एक आवाज में ना बोल पाना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2003 का इराक वॉर।
सोचिए, एक तरफ ब्रिटेन था जो अमेरिका का पूरा साथ दे रहा था, और दूसरी तरफ थे फ्रांस और जर्मनी जो इस जंग का जोरदार विरोध कर रहे थे। मतलब एक ही मुद्दे पर यूनियन के सबसे बड़े देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? यूरोपीय संघ की ये जो कहानी है, ये हमें ग्लोबल पावर के भविष्य के बारे में क्या सिखाती है? शायद इस कोट से बेहतर कोई और बात ईयू को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। एन इकोनॉमिक जायंट बट अ पॉलिटिकल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आर्थिक तौर पर तो ये एक दैत्य है, एक जायंट है, लेकिन जब बात आती है एक सुर में बोलने की, खासकर फॉरेन पॉलिसी पर, तो ये अब भी एक वर्क इन प्रोग्रेस ही है। तो इस पूरी चर्चा से 3 मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली, ईयू एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नया सेंटर ऑफ पावर जन्म लेता है। दूसरी, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी जबरदस्त इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। और तीसरी, इसकी सबसे बड़ी चुनौती अपने मेंबर देशों के बीच पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी पर एकता बनाना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 5 देश जो कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि ये एक चमत्कार बन गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। उस वक्त आप समझिए कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया एक अजीब से मोड़ पर खड़ा था। हर तरफ उथल-पुथल, अस्थिरता और भविष्य को लेकर एक गहरा, बहुत गहरा डर समाया हुआ था। सोचिए जरा उस वक्त के हालात। एक तरफ तो सालों की औपनिवेशिक गुलामी ने उन्हें कमजोर बना दिया था, दूसरी तरफ कोल्ड वॉर का जबरदस्त दबाव था, या तो अमेरिका का पाला चुनो या सोवियत संघ का, और इन सबके ऊपर से गरीबी और पिछड़ापन की मार। मतलब हालात बहुत ही खराब थे। और शायद सबसे बड़ा डर तो ये था कि कहीं वो भी दुनिया के दूसरे क्षेत्रीय संगठनों की तरह फेल ना हो जाएं, बिखर ना जाएं। उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर इस बार भी वे नाकाम रहे तो उनका भविष्य सच में अंधकार में डूब जाएगा। सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, बस एक साथ आने की एक मजबूत जरूरत थी। और इसी संकट और दबाव के माहौल में एक नया विचार पैदा हुआ, आसियान। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी, एक अलग रास्ता चुनने का एक बोल्ड फैसला। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। साल था 1967, जब बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। और ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक नई भविष्य का वादा था, एक नई दिशा का ऐलान था। तो इस नई उम्मीद की मशाल को सबसे पहले जिन 5 देशों ने मिलकर उठाया वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। जी, यही थे आसियान के संस्थापक सदस्य। और देखिए, ये कारवां रुका नहीं, ये बढ़ता ही गया। जो शुरुआत 5 देशों से हुई थी, वो आज 10 सदस्यों का एक मजबूत परिवार बन चुका है। बाद में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी शामिल हो गए। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर आसियान इतना सफल हुआ कैसे? इसकी कामयाबी का राज क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही खास फलसफे में, जिसे आसियान तरीका या दी आसियान वे कहा जाता है। तो ये आसियान तरीका आखिर है क्या? देखिए, ये टकराव का रास्ता नहीं, बल्कि सहयोग का रास्ता है। इसका मतलब है अनौपचारिक बातचीत, आमने सामने के टकराव से बचना और मिलकर समाधान खोजना। और इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है हर देश की संप्रभुता का पूरा सम्मान करना। मतलब कोई भी किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। फिर साल 2003 के बाद आसियान ने एक और बड़ा कदम उठाया। अब ये सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, बल्कि एक समुदाय, एक कम्युनिटी बनने की ओर बढ़ गया। एक ऐसा घर जो 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय, ताकि व्यापार बढ़े और सबका विकास हो। और तीसरा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ताकि सदस्य देशों के लोग एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ें, एक दूसरे को समझें। और ये सुरक्षा समुदाय काम कैसे करता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आसियान रीजनल फोरम या ARF। ये एक ऐसा मंच है जहां इस क्षेत्र के सभी बड़े देश सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं। तो सहयोग और बातचीत वाले आसियान तरीके का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आसियान आज एक ऐसी आर्थिक और राजनयिक शक्ति बन चुका है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। आज आसियान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
ये ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा पावर हाउस बन गया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है। एशियान की इस आर्थिक ताकत का एक बड़ा कारण है इसका मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब एक ऐसा साझा बाजार जहां सदस्य देश आसानी से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। और इसकी अहमियत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका और चीन दोनों ने आसियान के साथ अलग अलग व्यापार समझौते किए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आसियान आज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन आसियान की कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। अपने बातचीत से समाधान वाले खास तरीके से इसने कंबोडिया और पूर्वी तिमोर जैसे गंभीर संघर्षों को सुलझाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही 2010 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करके इसने अपने दोस्तों का दायरा और भी बड़ा कर लिया। तो इस पूरी यात्रा को देखें तो आसियान की विरासत क्या है, आखिर इसने दुनिया को क्या दिया है। ये जो बदलाव है ये पूरी कहानी खुद बयां करता है। एक ऐसा क्षेत्र जो कभी अस्थिरता और गरीबी में डूबा हुआ था, आज वही दुनिया की एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है। ये सफर वाकई में असाधारण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका राज क्या है? इन देशों ने ऐसा क्या अलग किया जो उन्हें बस कुछ ही दशकों में जमीन से उठाकर आसमान पर ले गया? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत थी या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी प्लानिंग थी? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस शानदार कामयाबी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक खास तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम चीन के जबरदस्त इकोनॉमिक चेंज और दुनिया पर उसके असर को देखेंगे। फिर हम दो पड़ोसियों भारत और चीन के उलझे हुए रिश्ते को समझेंगे और आखिर में हम जापान और दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बादशाहत है उस पर एक नजर डालेंगे। अब देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को अगर गहराई से समझना हो ना तो बस 4 सिंपल से सवाल पूछने होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये आखिर हुआ कैसे? इसका सबूत क्या है? और इसका असर क्या पड़ा? इस आसान से तरीके से हम न सिर्फ घटनाओं को जानेंगे बल्कि उनकी जड़ तक पहुंच पाएंगे और उनके नतीजों को भी समझ पाएंगे। तो चलिए इन्हीं सवालों को लेकर सीधा गोता लगाते हैं चीन की कहानी में। एक ऐसा देश जिसने कुछ ही दशकों में खुद को इस तरह बदला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, 1978 से पहले का चीन एक बंद डब्बे की तरह था जहां सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। लेकिन फिर आई ओपन डोर पॉलिसी जिसने दुनिया के लिए चीन के दरवाजे खोल दिए। सरकार ने खास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जहां विदेशी कंपनियां आराम से बिजनेस कर सकती थी और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये एक लंबी यात्रा थी। इसकी शुरुआत हुई 1972 में जब चीन ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1978 का साल तो एक टर्निंग पॉइंट था जब ओपन डोर पॉलिसी ने बदलाव की एक नई हवा शुरू की। इसके बाद खेती और कारखानों को आज़ादी दी गई और 2001 में चीन दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड क्लब यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। तो इन सारे सुधारों का, इन पॉलिसीज का नतीजा क्या निकला? अब हम देखेंगे चीन का वो असर जो पूरी दुनिया पर पड़ा और जो एक सुपर पावर के उदय का साफ साफ सबूत है। और नतीजे सच कहूं तो हैरान कर देने वाले थे। चीन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। आज ईस्ट एशिया में जो ज्यादातर सामान बनता है उसकी रीढ़ की हड्डी चीनी है। खेती की पैदावार में जबरदस्त उछाल आया और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। इस अविश्वसनीय तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। चलिए अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। इस जबरदस्त तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोचिए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई मुश्किल है और भ्रष्टाचार ने समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा लीं। शहरों और गांवों के बीच विकास का फर्क इतना बढ़ गया कि मानो वो दो अलग अलग देश। अब चीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उसके पड़ोसी और एक और उभरते हुए जायंट भारत के साथ उसके रिश्ते पर। यह सहयोग और टकराव की एक दिलचस्प कहानी है। इन दोनों पड़ोसियों का जो इतिहास है ना, वो काफी तनाव भरा रहा है। तिब्बत का मुद्दा हो, सीमा को लेके विवाद हो या फिर 1962 का युद्ध,
ये कुछ ऐसे घाव हैं जो आज भी महसूस किए जाते हैं। इन्हीं वजहों से कई सालों तक तो दोनों देशों के बीच लगभग कोई बातचीत ही नहीं हुई। लेकिन फिर जरा इस आर्थिक चमत्कार को देखिए। 1992 में दोनों देशों के बीच का व्यापार बहुत ही मामूली था, लेकिन 2017 तक ये तो रॉकेट की स्पीड से बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि कैसे पैसा कभी-कभी पॉलिटिक्स पर भी भारी पड़ जाता है। इतने बड़े आर्थिक सहयोग के बाद भी आज के दौर में भी कई मुश्किलें और चिंताएं बनी हुई हैं। पाकिस्तान के साथ चीन का परमाणु सहयोग, बॉर्डर पर सेना का तनाव और चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मुद्दों पर असहमति, ये सब आज भी दोनों देशों के रिश्ते को काफी उलझाए हुए हैं। एशिया की कहानी सिर्फ चीन और भारत पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब जरा जापान और दक्षिण कोरिया पर भी एक नजर डालते हैं, जिन्होंने कामयाबी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। यहाँ हमारे सामने दो और सितारे हैं। एक तरफ है जापान, टेक्नोलॉजी का बादशाह और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ है दक्षिण कोरिया, जिसने अपने बनाए सामान को पूरी दुनिया में बेचकर खुद को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना लिया है। ये दोनों देश टेक्नोलॉजी के चैंपियंस हैं। जापान जहां हाईटेक इंडस्ट्रीज में सबसे आगे है, वहीं दक्षिण कोरिया, अरे सैमसंग, एलजी, हुंडई, ये सारे नाम तो आज हर घर में है ना? तो इन सारी बातों को जानने के बाद दिमाग में एक सवाल तो उठता ही है, चीन, भारत, जापान और कोरिया के बाद अगली एशियाई महाशक्ति कौन होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। और देखिए, यही तो ताकत है किसी भी विषय को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि उसके क्यों, कैसे, सबूत और प्रभाव को समझकर देखने की। तभी हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है। तो हमारा आखिरी संदेश भी बहुत सरल है, पढ़ते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आज की ये चर्चा, ये समझ आपको सच में उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई-पाठशाला परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो चलिए सीखने और समझने के इस सिलसिले को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।